अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। साइंसी तहकीक के मैदान में जब से इंसान ने तहकीक के अमल को जारी और सारी रखा है, तब से लेके अब तक हर सदी में तकरीबन कोई ना कोई ऐसी इजाद ज़रूर इंसान ने की है जो पूरी की पूरी इंसानियत के लिए ना सिर्फ फ़ायदा मंद साबित हुई है, बल्कि बहुत सारी नित नई इजादात की उसने बुनियाद रखी। जैसे बहुत शुरू की हम इन्वेंशंस में देखें, व्हील की इजाद होना, फिर स्टीम इंजन की इजाद होना, फिर जेट की जो इजाद है, फिर इस तरह डायनामाइट किया है जो यानी कि अब मौजूदा तारीख में क्या है, और फिर जिस तरह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कर दी थी जो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ पेनिसिलिन की इजाद थी। तो इस तरह की जो इजादात होती रही है, उन्होंने बहुत सारी नई इजादात के लिए बुनियाद रख दी अपनी अपनी फील्ड में। बिल्कुल वैसे ही आईफोन एक ऐसी इजाद थी जिसने वाईफाई जो हम मौजूदा इस्तेमाल करते हैं, चाहे अपने स्मार्टफोन्स है, चाहे लैपटॉप है, चाहे किसी भी चीज़ में, आज वाईफाई के बिना दुनिया का निज़ाम ही नहीं चल सकता। तो वो जो मौजूदा वाईफाई है उसकी बुनियाद, और दूसरा जो स्मार्टफोन्स के अंदर एक जो नई जिद्दत लेके आया आईफोन ने, उसकी बुनियाद रखी। Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. और तब से लेके अब तक तकरीबन 42 के करीब जो इसने मुख्तलिफ मॉडल्स मुतारिफ कराए हैं, उसके बाद से लेके अभी तक तकरीबन अरबों लोगों के हाथों में ये एक स्मार्टफोन के तौर पे मुतारिफ हुआ है, जिसने मोबाइल फ़ोन की डेफिनेशन ही बदल के रख दी थी। तकरीबन 2.2 बिलियन के करीब ये अभी तक सोल्ड आउट हो चुकी है इसके यूनिट्स, और इतनी बड़ी एक आबादी के हाथ में इस मोबाइल का जाना ये इस बात की निशानदेही करता है कि ये ऑल टाइम एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट के तौर पे इसको गिना जा सकता है। और इसी वजह से जो थंबनेल है इसका कि जो एम्पायर है, हम इसको ये कह सकते हैं, इसको कहा जा सकता है कि आईफोन अपने आप में एक पूरी एम्पायर है। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि सपोज जो पाकिस्तान है, ये एक जो कह ले कि आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, छठी बड़ी फौज है, एक एटमी मुल्क है, एक ज़री मुल्क है जिसका अपना नहरी निज़ाम है, एक अपना यानी कि पेड़ खुद पाल सकता है ज़राअत से। दुनिया जहाँ के अच्छे फल फ्रूट गंदम हर चीज़ यहाँ पर है, नहरी निज़ाम की वजह से। जहाँ पर जो दरियाई निज़ाम है, हमारे पास दरिया अपने बहते हैं, जो हमारे मौसम है वो हर किस्म का यहाँ पे अवेलेबल है कि सर्दी है, गर्मी है, ख़ज़ां है, बहार है। टूरिज़म के लिहाज से पाकिस्तान कितना बेहतरीन एक टूरिज़म का हब बन सकता है। इस सब के बावजूद पाकिस्तान की कुल मईशत का हुजम कितना है, जो जीडीपी है टोटल, तो वो $350 अरब बनती है। जबकि आईफोन एक अकेली जो एम्पायर जिसको मैं कह रहा हूँ, इसका टोटल जो एसेट्स है इसके कितने हैं? $3 ट्रिलियन। यानी कि इसको जिस तरह मैंने $100 अरब में बताया, $350 अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये आप कहें कि 3000 अरब अमरीकी डॉलर। और अगर इसको मैं उर्दू में खरबों में कन्वर्ट कर दूं तो इतना, यानी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी अमाउंट बनती है। तो इसलिए इसका थंबनेल है कि अपने आप में ये एक एम्पायर बन चुकी है, जो इस बात का सबूत है कि ऑल टाइम सक्सेसफुल ये प्रोडक्ट आईफोन है। अब कैसे ये हमारी ज़िंदगियों के अंदर इनकलाब लाया, कैसे इसने अपने जो दूसरे हरीफ थे ना सिर्फ उनका कह ले कि सफ़ा हस्ती से मिटाई दिया, उनका ख़ात्मा ही कर दिया, और बहुत सारी जो इसके कंपेटिटर प्रोडक्ट्स थे वो तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट की तरफ चले गए, जैसे नोकिया वगैरह। और हालांकि इसी की लॉन्च पे इन्हीं मोबाइल कंपनीज ने इसका मजाक भी उड़ाया था। iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone. तो ये कहानी है आईफोन की कि जिसने ना सिर्फ हमारे मौजूदा दुनिया को ही बदल के रख दिया, बल्कि स्मार्टफोन्स की डेफिनेशन ही को पूरी की पूरी बदल के रख दिया। वो किस तरह से, उसको समझने के लिए पहले हम जाएंगे इसके पापा जानी की तरफ, क्योंकि पापा होगा तो फिर पुत्र आएगा ना दुनिया में। तो इसका जो पापा है वो एप्पल कंपनी है। तो हम पहले एप्पल कंपनी को देखेंगे कि उसकी बुनियाद कैसे रखनी हुई, और उसने जो अपने बच्चे को जन्म दिया वो वाला सफ़र
कैसे उसने तय किया, क्योंकि इसका और हमारा जो बच्चों का अमल होता है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो हम चलते हैं इसके पापा जानी की तरफ, एप्पल कंपनी की तरफ। तो एप्पल कंपनी की बुनियाद 1976 में, मतलब कि 1976 में स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने इसकी बुनियाद रखी। इन दो बंदों ने एप्पल कंपनी की बुनियाद रखी। और इसके बाद 1985 में जाकर जो स्टीव जॉब्स है और कंपनी के एक और एग्जीक्यूटिव के दरमियान कोई नोकझोंक होती है, पावर स्ट्रगल की एक लड़ाई शुरू हो जाती है। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो स्टीव जॉब्स है इसको जो नहीं है निकाल दिया जाता है कंपनी से। तो अब ये कंपनी जो आज एक हाउस होल्ड नेम बन चुकी है, यानी कि हर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है, किसी न किसी घर में एक ना एक प्रोडक्ट ज़रूर है आईफोन का, चाहे जो भी वर्जन हो, इतना मशहूर हो चुका है। हाउस होल्ड नेम का मतलब ये, यानी कि मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो ये आज हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं, इसकी जब स्टीव जॉब्स को निकाल दिया गया कंपनी से, इस कंपनी की हालत ये हो गई थी कि एक जो बिलिंग के पाइल्स समझ ले कि एक अंबार बन चुका था कि बिलिंग्स का, कि जो इसके ऊपर आ चुका था कर्जा वगैरह। कंपनी अपने समझे कि मरने के करीब पहुंच चुकी थी कि फिर इसको दोबारा से ज्वाइन किया स्टीव जॉब्स ने। कब? अब दोबारा जब स्टीव जॉब वापस आता है 1997 में इस कंपनी को संभालने के लिए। 1976 में कंपनी की बुनियाद रखी गई, 1985 में स्टीव जॉब्स को निकाल दिया, उसके बाद कंपनी ज़वाल का शिकार हुई। 1997 में स्टीव जॉब्स वापस आता है इस कंपनी को डूबता हुआ देख के। अब जब वो वापस आता है, उसका सारा जो फोकस होता है वो मैक लाइन बिजनेस को, यानी कि उसके ऊपर उसका टारगेट होता है। मैक लाइन क्या? ये जो एप्पल की कंपनी है, ये बेसिकली इस वक्त तक जब मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंप्यूटर का इसका बिजनेस है। तो ये कंप्यूटर जो मैक लाइन बिजनेस में कह रहा हूँ कि कंप्यूटर्स ही को वापस जो उनके अंदर जिद्दत लाने के लिए, उनका कुछ करने के लिए, कि प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उसका सारा फोकस था। तो इन्होंने कोशिश की कि जो पहली इन्होंने ट्राई की कि किस तरीके से हम कंपनी को रीइन्वेंट करें, कुछ नया करें कि कंपनी चल पड़े। तो इन्होंने जो एप्पल का न्यूटन एक डिवाइस थी, हैंड हेल्ड डिवाइस, इन्होंने मुतारिफ कराने की कोशिश की कि किसी तरह पूरे कंप्यूटर को हाथ में हम किसी डिवाइस के ज़रिए कुछ उसका शॉर्ट वर्जन इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो उस वक्त उन्होंने एप्पल्स न्यूटन एक डिवाइस इंट्रोड्यूस की, जो कि आप समझ लें कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट डिवाइस थी, जिसको बाद में पीडीएस के नाम से मशहूर होने लग गई। लेकिन ये भी कामयाबी की तरफ कोई ख़ास यानी कि पेशरफ नहीं हो सकी, और ये जो प्रोडक्ट थी ये भी इस कंपनी के ऊपर एक तरीके का बर्डन बढ़ गया, और कोई ख़ास सक्सेस नहीं हुई जितना एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही थी। लेकिन फिर स्टीव जॉब्स ने इस कंपनी को, जो कि समझ ले कि तकरीबन अपना एक ज़मीन बोस होने की जानिब जा चुकी थी, इसको दोबारा से एक नई ज़िंदगी बख्शी। किस सूरत में? 1997 में मैंने आपको कहा कि इसने ज्वाइन कर ली थी। 1998 में जाके इसने एक प्रोडक्ट लॉन्च की, आई मैक। दूसरा अर्ली वर्जन इसने मुतारिफ कराया वाईफाई का। जिस तरह मैंने आपको कहा था शुरू में इंट्रो के दौरान कि मौजूदा दुनिया का जो वाईफाई है, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज़ में कनेक्टेड है, चाहे मोबाइल है, कुछ भी घर में वाईफाई वगैरह है, वो इस यानी कि बुनियाद पे रखा गया। किस तरह? मैं दूसरा आर्टिकल के लिंक्स भी डालूंगा जो टच स्क्रीन से रिलेटेड है, और जो वाईफाई की डिस्कवरी से रिलेटेड है जो मौजूदा है, वो भी मैं लिंक्स में डाल दूंगा अगर आप खुद डिटेल में जाके पढ़ना चाहे। तो अब वापस उस तरफ आता हूँ कि आई मैक्स और अर्ली वर्जन इसने इंट्रोड्यूस कराए वाईफाई के। किस तरीके से? आई मैक्स बेसिकली क्या थे? ये मोनीटर्स थे, समझ ले के अपने एप्पल के कंपनी के। जब आई मैक इंट्रोड्यूस हुई, ये एक बहुत बड़ी सक्सेस के तौर पे देखा गया, क्योंकि $6 बिलियन की उस साल के अंदर एनुअल जो अर्निंग हुई थी, एनुअल रेवेन्यू जो जनरेट हुआ था, सिर्फ $6 बिलियन आई मैक के इंट्रोड्यूस होने से। इसके बाद आती है जो अर्ली जो वाईफाई की बात है, तो वो 1999 में न्यूयॉर्क सिटी में एक तकरीब के दौरान स्टीव जॉब्स ने एक ऐसा लैपटॉप दुनिया के सामने पेश किया कि जिसको वो दिखाता है कि उसके अंदर उसका जो ब्राउजिंग होता है, वेब ब्राउजिंग, वो काम कर रहा होता है जिस तरह हमारे 90s में, बल्कि शायद अभी भी जो शादियों में जो कैमरे हमने उठाए होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं कंधे पे रख के, जिससे वीडियो बनाते हैं, और जो पुराने हॉलीवुड के लिए यूज़ होते थे, तो उस कैमरे वाले के थ्रू यानी कि उसकी मदद से दुनिया को वो दिखा रहा होता है स्क्रीन के ऊपर कि जो उसका वेब ब्राउज़र है, कोई जो नेट है वायर वाला, वो तो साथ कनेक्ट नहीं, लेकिन उसका ब्राउज़र चल रहा होता है। और फिर वो उसको जब हाथ में उठा के एकदम से लैपटॉप को इधर उधर हरकत करता है, तो तालियों की गूंज बज जाती है, लोगों इतने एक्साइटेड होते हैं, यानी कि बिना तार के उस वक्त जो उसका वेब ब्राउजिंग है, समझ ले सादा लफ्ज़ों में इंटरनेट काम कर रहा होता है।
There's CNN to see. And maybe I'll go to Disney here. You know, I can come over here. I'm going to show you. तो ये एक नई चीज़ थी, पहला ऐसा लैपटॉप पेश किया गया था जो 1999 में स्टीव जॉब्स की तरफ से, जो वाईफाई के थ्रू काम करता था, इंटरनेट चलाता था। ये एक बहुत नई चीज़ थी उस वक्त, ये इनकलाब की जानिब एक पहला कदम था। तो जब ये वाले इंट्रोडक्शन हुई, इसके बाद जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी नज़र में जो ये एप्पल कंपनी है, एक नई, एक दुनिया में इजादात की बुनियाद रखने वाली कंपनी के तौर पे मुतारिफ होना शुरू हुई। अभी भी ये कंप्यूटर मोबाइल की तरफ नहीं गई। मैं आपको बता रहा हूँ ये कंपनी जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है, मोबाइल से नहीं है। ये अभी भी जो इसने लैपटॉप मुतारिफ कराया है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड इसका सारी सन्नत है। तो अभी ये आपने चीज़ फोकस रखनी है। अब जब इधर से भी इसको प्रॉफिट हो जाता है, 2001 आता है, 2001 में फिर $5 बिलियन का नुकसान हो चुका होता है रेवेन्यू में इस कंपनी को। इन्हें फिर परेशानी पड़ जाती है कि वो जो एक बूम आया था $6 अरब के प्रॉफिट का, और उससे 2 सालों बाद या 3 सालों बाद तकरीबन $5 अरब का रेवेन्यू लॉस हो गया। तो कंपनी को कुछ नया करना पड़ेगा फिर से। अब बात यह बारी आईपॉड की, जो आप समझे कि डिजिटल एक होता है म्यूज़िक प्लेयर, जो हैंड हेल्ड होता है डिजिटल म्यूज़िक प्लेयर के, जिसको आप तस्वीर में देख सकते हैं कि पहले इस तरह की डिवाइस मुतारिफ होती है। अब तो बच्चे बच्चे को पता है कि ये क्या है। तो जिस तरह वॉकमैन एक होता था, लोगों ने जेब में डाला होता था, लेकिन ये डिजिटल म्यूज़िक प्लेयर था, वो उसके अंदर कैसेट डलती थी। तो ये जब मुतारिफ हुआ है, इसने जो पूरे के पूरे दुनिया में एक समझे कि नई एक लहर इसकी कामयाबी की, जो एप्पल कंपनी है उसकी इंट्रोड्यूस करा दी। And this is what the front of it looks like. Boom. That's iPod. I happen to have one right here in my pocket, matter of fact. There it is, right there. क्योंकि ये एक सॉलिड और बिग सक्सेस थी एप्पल के पार्ट पर, के तकरीबन 2001 से लेके, यानी कि इसके लॉन्च होने से लेके 2007 तक जितना भी एप्पल ने रेवेन्यू जनरेट किया, वो टोटली आईपॉड की बुनियाद के ऊपर उसने इकट्ठा किया। तो इतनी बड़ी सक्सेस मिलने के बाद, इस नई एक डिवाइस की दुनिया में मुतारिफ होने के बाद डिजिटल म्यूज़िक प्लेयर के, कि फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट एप्पल के अंदर इस वजह से आया कि उनको पता चला कि ये जो कंपनी है सिर्फ कंप्यूटर की हद तक महदूद रहने वाली नहीं, आने वाले वक्त में। इसलिए इन्वेस्टर्स ने इधर इन्वेस्ट करने की तरफ उनका फिर ध्यान गया, क्योंकि अब उनको समझ आ गई थी कि ये कंप्यूटर से निकल के दूसरी फील्ड की तरफ भी कुछ ना कुछ ज़रूर कंपनी कर दिखाएगी। तो इसके बाद जब ये पापा का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, अब पापा की बारी बात आती है उसके बेटे आईफोन की। तो अब आती है आईफोन के लॉन्च की स्टोरी, कि कैसे आईफोन ने पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दी अपने लॉन्च के आगाज़ से। क्योंकि इससे पहले तक जो मोबाइल बनाने का तसव्वुर है, एक जदीद मोबाइल बनाने का तसव्वुर है, सिलिकॉन वैली, आज तो हम बड़ा नाम सुनते हैं उसका, कि जो कैलिफोर्निया के अंदर एक समझे कि इंडस्ट्रियल हब है, जहाँ पे इनोवेशन और इन्वेंशन के लिहाज से उसको जाना जाता है। कि कहा जाता है कि वो ही एक जगह है, जदाद की माँ है, कि सिलिकॉन वैली के अंदर जितनी भी आज मौजूदा दौर की नई से नई इन्वेंशन होती है, उसमें समझे 90% उधर होती है। लेकिन उस वक्त ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि जो आईफोन नहीं, कि जितने भी यानी कि स्मार्टफोन्स है, स्मार्टफोन के लिए जो सिलिकॉन वैली है वो एक जगह बन के उभरेगी, कि वहाँ पर भी इस तरह की फ़ोन्स की इन्वेंशन हो सकेगी। और वो किस वजह से? क्योंकि उस वक्त जो इसके कंपेटिटर्स थे, जो हरीफ थे, वो ऑलरेडी बहुत फल फूल रहे थे। वो किस तरीके से कि जापान के अंदर पहले से ही एक आईमोड नाम का मोबाइल था। उसके बाद जो कनाडा है उसके पास अपना ब्लैकबेरी था, जो टेक्सास था उसके पास अपना मोटरोला था, और जो सिलिकॉन वैली थी उस वक्त उधर पाम मोबाइल होता था। तो ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि कोई अमेरिका या आपके सिलिकॉन वैली इतनी बड़ा कोई मार्का मार सकेगा इस मैदान में, मोबाइलों की फील्ड में, स्मार्टफोन्स की फील्ड में। क्योंकि जो उस वक्त सबसे ज़्यादा मशहूर जो मोबाइल था, जिसको किसी भी तरीके से अनबीटेबल था, वो नोकिया 3310 उस वक्त मोबाइल था। और 2005 तक के दरमियान, यानी कि 2005 तक के अरसे में जो नोकिया, वो तकरीबन 1 बिलियन अपने यूनिट्स को सेल कर चुका था। नोकिया मोबाइल उस वक्त इतना छाया हुआ था, तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कोई इसको आने वाले वक्त में चैलेंज कर सकेगा। लेकिन फिर आती है 2007 की, कि 2007 वो साल होता है कि जो एक नए दौर की जानब कदम होता है।
क्योंकि इसमें स्टीव जॉब्स आते हैं दुनिया के सामने, इसकी लॉन्चिंग तकरीब करते हैं आईफोन की, और सरप्राइजिंगली ये मुतारिफ कराती है कि 3 मुख्तलिफ डिवाइसेस नहीं बल्कि एक डिवाइस है आईफोन। इसको आईफोन का नाम दिया गया है क्योंकि ये आईपॉड नहीं है, ये कोई सिंपल कॉल करने के लिए स्मार्टफोन या मोबाइल नहीं है, ये सिंपल कोई इंटरनेट कम्युनिकेटर नहीं है, बल्कि ये तीनों का एक मजमुआ है और ये तीनों एक ही डिवाइस है, जो मोबाइल यानी कि कॉल करने के लिए भी है, जो आईपॉड भी है, जो कि इंटरनेट कम्युनिकेटर भी है। तो दुनिया में इसकी एक जो शॉक वेव थी वो एकदम से सुनाई दी गई और बहुत इस बारे में एक्सपेक्टेशंस हाई रखी गई थी कि ये एक बहुत बड़ा मार्का मारेगा। जबकि इसकी लॉन्चिंग के दौरान जो इसके कंपेटिटर्स थे वो इस बारे में काफ़ी स्केप्टिकल थे, जैसे कि उस वक्त के जो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ थे स्टीव बॉलमर, उनके मुताबिक तो जो उन्होंने इसकी लॉन्चिंग पे इसलिए कहा था कि ये एक डेड आइडिया है, कि क्योंकि जो बिजनेस पीपल है उनको कीबोर्ड की ज़रूरत होती है, वो कीबोर्ड को पसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा था ये एक टच स्क्रीन है, जो कि उस वक्त एक बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट था, क्योंकि उस वक्त तक नोकिया, मोटरोला वगैरह सब जितने भी थे बटन वाले मोबाइल थे, जो ये लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते थे। लैपटॉप भी इतना लोगों के पास नहीं होते थे, जो कंप्यूटर होते थे पीसी यानी कि जिसको हम कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, सब यानी कि बटनों का काम था। तो ये क्योंकि टच स्क्रीन में तारीफ हो रही थी, जो स्टीव बॉलमर थे सीईओ थे माइक्रोसॉफ्ट के, उन्होंने इसके ऊपर स्केप्टिसिज्म का मुजाहरा किया और कहा, इसको स्केप्टिकल नज़रों से देखा कि इसके अंदर तो बटन ही नहीं है, जबकि बिजनेस पीपल को वो चाहिए। दूसरी तरफ जो इसके हरीफ था ब्लैकबेरी, उसने तो एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि हमें नहीं लगता कि ये कोई हमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज दे सकेगा, किसी ने भी इसको सीरियस नहीं लिया। और जितना मैंने आपको बताया कि इसने एक शॉक वेव तो छोड़ी थी दुनिया के अंदर, लेकिन जब इसकी थोड़ी बहुत सेल्स रिपोर्ट है, क्योंकि इसने अपनी लॉन्चिंग के बाद अपने मोबाइल को, जो AT&T उनकी कंपनी है जो अमेरिका की एक जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, उसके थ्रू उसके इश्तराक से इसकी सेल्स का जो अमल है उसको जारी किया। तो जब सेल्स रिपोर्ट आई तो उसमें टोटल जो मोबाइल था उस साल 1.4 मिलियन सेल्स हो सकी थी, जबकि नोकिया वो हैरान कुन तौर पे उस ईयर भी 7.4 मिलियन तक के उसने अपने मोबाइल को बेच दिया था। तो इसको फिर उस वक्त जो लोग थे वो कह रहे थे कि ये तो अपनी लॉन्चिंग के साथ ही अपनी मौत आप मार गया, इतना नहीं हो सका था, ये उड़ सका। लेकिन अब बारी आती है दुनिया को हैरान करने वाली चीज़। वो क्या था कि जब उस साल लॉन्चिंग के दौरान तो इसके सिर्फ 1.4 मिलियन यूनिट सेल हुए, लेकिन दुनिया को ये नहीं पता था और ना इसके कंपेटिटर्स को खबर थी कि ये क्या करने जा रहा आने वाले वक्त में। तो ये खामोशी से एक सिस्टम की डेवलपमेंट के ऊपर लगे रहे आईफोन वाले। वो क्या था कि ऐप, जो आपने देखा होगा ऐप स्टोर है इसकी बनी हुई आईफोन की, ये ऐप स्टोर की डेवलपमेंट के ऊपर लगे हुए थे और ये इससे पहले किसी भी फ़ोन के अंदर फीचर या फंक्शन नहीं था। जब 2008 के अंदर ये एक इसका नया जो वर्जन मुतारफ़ कराते हैं मोबाइल का, उसके अंदर ऐप स्टोर इंट्रोड्यूस हो जाती है। अब जब ये इंट्रोड्यूस होती है तो पूरी दुनिया की बकी रह जाती है, स्पेशली जो इनका कंपेटिटर्स वगैरह होते हैं उनको तो समझ ले कि उनकी तो सोच में भी नहीं होता ऐसी कोई चीज़ भी आ सके कि जिसका आप ये समझे एंड्रॉयड में गूगल प्ले स्टोर है, क्योंकि इससे पहले इस तरह का किसी मोबाइल के अंदर कोई ऑप्शन नहीं होता था कि आप घर बैठे बैठे किसी भी ऐप को डाउनलोड कर सके। अगर आप 90s की जनरेशन है और शुरू शुरू में आपने 2000 में मोबाइल वगैरह यूज़ किए हैं तो आपको इस बारे में पता होगा कि आपको कोई भी जो एप्लीकेशन या चीज़ें वगैरह इंस्टॉल करनी होती थी, आप सॉफ्टवेयर वाले के पास जाते थे, जो आपकी शॉप्स बनी होती थी घर वाले के पास, आप कहते थे यार ये चीज़ मुझे चाहिए, वो इंस्टॉल करके देता था आपको कंप्यूटर के ज़रिए अपने। तो हम हर चीज़ कराते थे क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो इस वक्त जब ये लॉन्च हुई, जब लोगों को पता चला कि है ऐसी भी चीज़ है कि हम खुद ही से एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकेंगे, जो सबसे पहले इसको अप्रूवल मिली थी वो मार्क जुकरबर्ग की तरफ से आई थी, कि क्योंकि जो फेसबुक था इससे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन फेसबुक मोबाइल्स के अंदर नहीं था, वो कंप्यूटर की स्क्रीन्स के अंदर था, डेस्कटॉप पीसीज के अंदर था। जैसे yahoo.com उस वक्त एक साइट होती थी जिसको लोग चैटिंग वगैरह के लिए, ईमेल्स के लिए यूज़ करते थे। तो ये जो ईमेल फीचर्स वगैरह इस तरह का है, ये उस तरीके से मोबाइल में नहीं था।
था, अगर जो था भी वो बिजनेस पर्पसेस के लिए था, जिसके ऊपर वो टॉन्ट भी किया था कि माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है कि बटनों वाला होना चाहिए ईमेल जो हमारे बिजनेस क्लाइंट्स हैं उनके लिए। लेकिन जब ये आता है तो जो मार्क जुकरबर्ग है जो फेसबुक का बनी, वो कहता है कि ये मुस्तकबिल है, हमें ऐसा स्मार्टफोन चाहिए कि यही हमारा मुस्तकबिल होगा, क्योंकि उसको भी समझ आ जाती है कि अब हर बंदे के हाथ में मोबाइल आने लगा इस तरह का कि जिसके अंदर हर किसी के पास फेसबुक होगी। तो ऐसा कोई मोबाइल इस वक्त दुनिया में है नहीं जो यूज़र हो जिसके अंदर फेसबुक ना हो। तो कितने जल्दी जो टेक जाइंट्स होते हैं या जो ऐसे इनकलाबी दिमाग होते हैं, क्योंकि पहला इनकलाबी दिमाग तो ये कि खैर उसके पीछे थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी है, कहते हैं कि जी उसने आइडिया चोरी किया था अपने दोस्त वगैरह का, वो एक अलग बात है, हमें नहीं पता या मैंने भी उस बारे में फुल तहकीक नहीं की। लेकिन कहने का मकसद उसका फिर भी अब दिमाग देखे कि कितना उसने दूर का वो बनप लिया था कि ये आईफोन आने वाले दौर में कितनी बड़ी जिद्दत लेके आ रहा है। तो उस वक्त इसको अप्रूवल मिली और उसके बाद जो इसके यूनिट सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर सेल हुए, जिस साल के अंदर ये उसने एप्पल स्टोर को यानी कि ऐप स्टोर को मुतारिफ कराया, फिर उसके जो यूनिट्स की टोटल 1 साल के अंदर तादाद सेल होने की थी वो बनती है 50 मिलियन यूनिट्स की सेल होती है सिर्फ 1 साल। मतलब कि 2011 के अंदर इसकी लॉन्चिंग के बाद के जो टोटल इसकी सेल होती है वो होती है कि टोटल 50 मिलियन यूनिट्स। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब ये एप्पल स्टोर नहीं था, ऐप स्टोर नहीं था, तो कितने इसके यूनिट सेल हुए थे 1.4 मिलियन, और नोकिया कितने थे 7.4, और अब कितने हुए हैं टोटल 50 मिलियन यूनिट सिर्फ 1 साल 2011 के अंदर। तो आप ये समझे कि 2007 से लेके, और खैर सॉरी मैंने एक वो चीज़ गलत बोल दी थी कि नेक्स्ट ईयर नहीं, कि 2007 में अगर लॉन्च हुआ तो 2011 तक ये तो तकरीबन 4 साल का अरसा बन जाता है, चौथे साल में लॉन्च हुआ है टोटल, उसके बाद जाके यानी कि ये वाला फीचर। तो इस फीचर के बाद जब ये लॉन्च हुआ है 50 मिलियन एक तो यूनिट सेल हुए, और 2015 तक ये टोटल कितनी अमाउंट चली गई, 2015 तक ये तकरीबन 200 मिलियन यूनिट्स पर एनुअली यानी कि जो आईफोन है उसने सेल अपनी शुरू कर दी, और पहली कंपनी यूएस की बन गई कि जिसका $1 ट्रिलियन का कैप का उसने यानी कि वो हदफ को पूरा कर लिया। $1 ट्रिलियन यानी कि 1000 अरब डॉलर, उस वक्त में इसने इतना अपने आप को मनवा लिया। इसके बाद ये कंपनी जो नहीं है, क्योंकि जब ये वाला फीचर सेट हो जाता है कि लोग इसको पसंद करते हैं, एंड्रॉयड ने इसी की नकल करते हुए फिर जो गूगल प्ले स्टोर है वो मुतारिफ कराया कि एक स्टैंडर्ड फीचर सेट हो जाता है कि अब कोई भी मोबाइल आएगा उसके अंदर ये फीचर होना चाहिए कि लोग घर बैठे बैठाए जो ऐप्स है उनको खुद से डाउनलोड कर सके। तो जो सैमसंग है वो इसका हरीफ जो इस वक्त सबसे समझे कि अगर कोई इसको टक्कर दे सकता है वो ये है। वो अलग बात है कि हुआवे था, वो भी आ रहा था बहुत इसके मुकाबले में, लेकिन उसके ऊपर अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई, और क्यों लगाई उसके ऊपर मैंने पूरा व्लॉग किया, अगर देखना हो आपको लिंक में शो हुआ होगा। तो जो सैमसंग है इस वक्त इसका सबसे बड़ा हरीफ है, लेकिन जो सैमसंग है उसने इसको भी बीट कर दिया। जो आईफोन है कि 2010 से लेके अभी तक जो सैमसंग था सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोबाइल था, क्योंकि सैमसंग के अंदर इतने वर्जन है कि कोई ना कोई लोग लेते रहते हैं, यानी कि सस्ते भी है और एस सीरीज़ उनकी महंगी भी है। तो सस्ते वाले भी अगर सेल हो तो टोटल जो अमाउंट बनती है वो ज़्यादा बन जाती है, और जो यूनिट्स हैं उसकी तादाद भी ज़्यादा बनती है। तो 2010 से अभी तक जो सैमसंग था वो टॉप जो लीडर था इस लिहाज से, जो ग्लोबल सप्लाई चेन में कि स्मार्टफोन्स की सेलिंग में वो पहले नंबर पे था। लेकिन जो आईफोन है फिर उसने बिल आखिर सैमसंग को पीछे छोड़ दिया है, और अब वो इसके जो लीड पर आ गया है। और आईफोन 15 जनरेशन के बाद जो ये उसकी है टोटल जो वर्थ बन चुकी है, नेट वैल्यू बन चुकी है, वो 3 ट्रिलियन अरब डॉलर्स यानी कि 3000 अरब अमरीकी डॉलर्स की उसकी वर्थ बन चुकी है, और वो सैमसंग को बीट कर चुका है। जिसका मतलब ये अपने आप में ये सबूत है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा और ओवरऑल जो पूरी ऑल टाइम प्रोडक्ट सक्सेसफुल कोई दुनिया में स्मार्टफोन में वो आईफोन है, क्योंकि उसके मोबाइल सबसे महंगे हैं लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। इसकी एक वजह क्या है वो मैं आगे जाके बताऊंगा, लेकिन सैमसंग से मैं रिलेटेड अभी बात कर रहा था तो मैं सैमसंग की बात को इधर कंक्लूड करता लाजमी चलूँ कि जो सैमसंग है अभी भी इसको टक्कर दे रहा है। वो इससे समझे कि अगर ये 20% मार्केट शेयर इसका, जब ये लॉन्च हो रहा था जो स्टीव जॉब्स था उसने कहा था कि हमारा टोटल टारगेट ये है कि हम
1% जो पूरा ग्लोबल जो शेयर है उसके अंदर हासिल कर सके स्मार्टफोन की सेलिंग में। तो इस वक्त जो वो शेयर जो 1% से उन्होंने हदफ रखा था वो 20% बन चुका है। जो सैमसंग है वो समझे इस वक्त 19 पॉइंट समथिंग के ऊपर आ चुका है। तो है वो अभी भी इसको टक्कर दे रहा है, क्योंकि उसने अब फोल्डेबल मोबाइल्स मुतारिफ कराना शुरू कर दिए कि जिनको अफोर्ड करे खुले जो छोटे बड़े मोबाइल हो जाते हैं। तो वो उन एक नई नई इजादात के ज़रिए इसको टक्कर दे रहा है। लेकिन जो टेंशन्स हैं ये आईफोन को उस वक्त थी, क्योंकि 2005 से लेके 2015 तक ये आईफोन को टेंशन डली रहती थी कि न जाने अब सैमसंग कौन सा नया फीचर मुतारिफ करवाएगा। और उसके बाद वो वक्त आया है कि अब जो एक इको सिस्टम आईफोन का इको सिस्टम मतलब कि जिसके अंदर आईपॉड, आईफोन, ये जो मुख्तलिफ जो आईफोन के प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल वॉच वगैरह की, ये इतना अब सराहियत कर चुकी है आम बंदे की ज़िंदगी में कि एकदम से इसको कहा जाए हेड करेगी कोई चीज़ तो वो मुमकिन नज़र नहीं आती। लेकिन एक अब मसला बड़ा पैदा हो चुका है। अब कहते हैं ना कि एक परफेक्शन की जब बंदा लेवल अचीव कर लेता है ना, फिर उसके आगे क्या होता है, उसके आगे का कुछ नहीं बंदे को पता होता। सेम अब यही जो ट्रेजिडी है आईफोन को भी पेश आ रही है कि अब वो इसके बाद उसका एग्जैक्ट न्यू फीचर क्या होगा और क्या रह गया कि वो क्या नया फीचर मुतारिफ कराए जो उसको डिस्टिंक्ट करे बाकी किसी भी मोबाइल से। ये अब एक डायलेमा है, ये समझ नहीं आ रही है जो इंडस्ट्री है या जो एक्सपर्ट्स हैं या जो भी इन्वेस्टर वगैरह की अब नई चीज़ आखिर क्या मुतारिफ होनी है। कैमरे का हाई रिजल्ट आ गया, ये वो जो कुछ भी सोचा जाए ना वो मुतारिफ तो हो चुका है। अब क्या रह गया, आईफोन की मजबूरी है कि उसने हर साल प्रोडक्ट को लॉन्च करना, लेकिन हमारी मजबूरी नहीं है। अगर 2.2 बिलियन ऑलरेडी इसके जो यूनिट्स है वो सेल हो चुके हैं, और जो बाकी इसी तरह सैमसंग, हुआवे, दूसरे तीसरे जितने मोबाइल है हर किसी के पास ऑलरेडी मोबाइल है। अब कौन है जो न्यू हर साल चाहेगा कि आईफोन लॉन्च हो। लेकिन आईफोन की तो मजबूरी है, वो नहीं बेचेगा, उसके पास नया सरमाया नहीं आएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगी, नई प्रोडक्ट नहीं लॉन्च होगी। लेकिन नई प्रोडक्ट में अब वो क्या डिफरेंट लॉन्च करे। आपने देखा होगा जो आईफोन का नया वर्जन लॉन्च होने की हो रहा है उसके बारे में पेशगोई हो रही है कि जो उसके कैमरे वापस से 2 हो जाएंगे, यानी कि 3 कैमरे का छोटा था फिर बड़ा हुआ करते करते जो आईफोन लेटेस्ट आया उसमें जो 3 कैमरे वो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। तो अब इसके बाद क्या हो सकता था कि यानी कि 4 हो जाते फिर 5 हो जाते कि पूरी बैक स्क्रीन पे कैमरे ही कैमरे हो जाती। और क्या कर उन्होंने उल्टा कहा कि अब इसको 2 कैमरों पे वापस रिवर्ट कर दिया जाए जो ये जिस तरह अर्ली वर्जन्स पे थे वर्टिकल शेप में। तो क्या वो नया मुतारिफ कराए, क्योंकि 2013 के बाद से लेके अब तक जो पूरी मोबाइल की सप्लाई चेन है वो सबसे ज़्यादा ड्रॉप हुई है दुनिया में, यानी कि मोबाइल की शिपमेंट्स कम हुई है। चाहे सैमसंग हो, चाहे आईफोन हो, चाहे हुआवे हो, वो कम बिके हैं। क्योंकि और लोगों को अब क्या चाहिए, हर साल तो नया मोबाइल चाहिए नहीं। आपको चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए। हाँ मुझे एक ही बार चाहिए होगा लेकिन बार बार तो नहीं चाहिए। अगर मुझे मेरा डिज़ायर प्रोडक्ट मिल जाए जो मैं चाहता हूँ उसके बाद तो नहीं चाहिए। तो फिर ये एक बड़ा डायलेमा इस वक्त इसको सामना है आईफोन को। और जो उसकी कोशिश ये है कि अब वो एआई की तरफ टैप करने की कोशिश कर रहा है कि एआई को इंट्रोड्यूस कराने का। इस वक्त तक जो एआई का अमल दखल है इनके फ़ोन्स के अंदर वो इस हद तक है कि फ़ोटो की ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हो जाए, ईमेल्स ऑर्गेनाइज हो जाए, टेक्स्ट को रीडिंग वगैरह हो सके, थोड़ी असिस्टेंस वगैरह। लेकिन जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो अंदाज़ा किया जा सकता है कि हो सकता है आने वाले वक्त में जो पर्सनल असिस्टेंट है एआई वो मुतारिफ इसका जो एक डिस्टिंक्ट फीचर होगा कि पर्सनल असिस्टेंट होगा जो आप समझे कि जिस तरह साइंस फिक्शन मूवीज़ में दिखाया जाता है कि बंदा बो रहा होता है और वो आगे से हर चीज़ कर रही होती है जो एआई होती है, और इस तरह का कोई फीचर मुतारिफ करवाने की कर सकते हैं। लेकिन क्लियर इस बारे में कुछ भी उनको भी नहीं पता कि नया फीचर क्या होगा, क्योंकि सैमसंग तो ऑलरेडी एआई को S24 अल्ट्रा में मुतारिफ करवा चुका है। तो इस तरीके से आईफोन ने वाईफाई और स्मार्टफोन्स की डेफिनेशंस को हमेशा के लिए बदल के रख दिया और अपने आप में इस वक्त एक एम्पायर बन चुकी है। लेकिन अगला उसका स्टेप क्या होगा इस बारे में अब हम सिर्फ देख ही सकते हैं और सब्र ही कर सकते हैं ताकि हम खुद देखें कि वो क्या इंट्रोड्यूस न्यू कराएंगे, क्योंकि कुछ भी समझ तो नहीं आ रही है इसके बाद क्या रह गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।